गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अकाउंट पार्ट 2 में पार्ट 1 शेयर पूंजी के हिसाब वो हमारा कंप्लीट तो हो गया है, लेकिन शेयर जब्ती से संबंधित कुछ जो प्रविष्टियाँ हैं वो बच्चों को थोड़ी तकलीफ दे रही है, वो थोड़ा आपको कठिन लग रहा है। तो उसके रिवीजन के तौर पर आज हम लोग जो शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 और 13, जो पूरा शेयर जब्ती से संबंधित है, यानी शेयर जब्त करना, शेयर को पुनः प्रकाशित करना और जब्ती का खाता बंद करके पूंजी अनामत खाते ले जाना, उससे जुड़ा हुआ जो है वो हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं बारी बारी से। पहले क्वेश्चन नंबर 12 और फिर क्वेश्चन नंबर 13। तो शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको जब्ती की जो पूरी प्रोसेस है, पूरा जो प्रविष्टियाँ हैं 3, उसको समझाना चाहता हूँ। तो वो आप ध्यान से सुनिए पहले, फिर हम क्वेश्चन नंबर 12 शुरू करेंगे। तो शेयर जब्त करते समय जो रोजनामचा है वो किस प्रकार से है? तो शेयर जब्त करते समय इक्विटी शेयर पूंजी खाता उधार जब्त किया गया शेयर गुणे मूल कीमत, इक्विटी शेयर जब्ती खाते का और जो भी अप्राप्त होगा जिसकी वजह से शेयर जब्त किया गया है, अप्राप्त आवंटन खाते का, अप्राप्त मांग खाते का। अप्राप्त की जगह कई बार किताब में या कई लोग ऐसा भी लिखते हैं इक्विटी शेयर आवंटन खाते का, इक्विटी शेयर मांग खाते का, वो आप भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा रोजनामचा? इक्विटी शेयर पूंजी खाता उधार जब्त किया गया शेयर गुणे मूल कीमत, इक्विटी शेयर जब्ती खाते का और अप्राप्त जो भी होगा उसका खाता जमा, अप्राप्त आवंटन खाते का, अप्राप्त मांग खाते का, यानी जिन कारणों से शेयर जब्त किया गया है। तो ये जब्त करने का हुआ। अब जब्त करने में जो रोजनामचा मैंने अभी आपको कहा, उसके अलावा एक रोजनामचा और हो सकता है। ये जो मैंने आपको रोजनामचा अभी कहा, ये कब होगा? जब कंपनी ने शेयर मूल कीमत से प्रकाशित किया होगा तब, या प्रीमियम से प्रकाशित किया होगा लेकिन प्रीमियम की संपूर्ण रकम मिल गई होगी तब। कब? जब कंपनी ने शेयर को मूल कीमत से प्रकाशित किया होगा तब, या प्रीमियम से प्रकाशित किया होगा लेकिन प्रीमियम की संपूर्ण रकम मिल गई होगी तब। लेकिन अगर प्रीमियम से प्रकाशित किया होगा और प्रीमियम की रकम नहीं मिली होगी तब क्या होगा? तब जो मैंने रोजनामचा कहा वो सेम टू सेम रहेगा। उसी रोजनामचा में इक्विटी शेयर प्रीमियम खाता उधार हो जाएगा। कोष्टक में उसकी रकम कैसे लिखेंगे? तो जब्त किया गया शेयर गुने बाकी प्रीमियम, यानी जितना प्रीमियम बाकी है उतना, यानी पूरा रोजनामचा क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर पूंजी खाता उधार जब्त किया गया शेयर गुणे मूल कीमत, इक्विटी शेयर प्रीमियम खाता उधार जब्त किया गया शेयर गुणे बाकी प्रीमियम, इक्विटी शेयर जब्ती खाते का, अप्राप्त आवंटन खाते का, अप्राप्त मांग खाते का, जिसे इक्विटी शेयर आवंटन और इक्विटी शेयर मांग भी कह सकते हो। ये हो गया पहला। दूसरा, जब्त किए गए शेयर को पुनः प्रकाशित करने पर, तो कंपनी शेयर जो 2 तरह से प्रकाशित कर सकती है, मूल कीमत से और प्रीमियम से, लेकिन पुनः प्रकाशित 3 तरह से कर सकती है, मूल कीमत से, प्रीमियम से और बट्टा से। तो मूल कीमत वाला जल्दी सवाल नहीं है, बट्टा और प्रीमियम वाला है। तो कंपनी अगर बट्टा से पुनः प्रकाशित करे, यानी 10 रुपये से कम कीमत पे पुनः प्रकाशित कर रही है, तब रोजनामचा क्या होगा? बैंक खाता उधार इक्विटी शेयर जब्ती खाता उधार इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। मान लीजिए कि 1000 शेयर को 7 रुपये से पुनः प्रकाशित कर रही है, तो बैंक खाता उधार 1000 गुणे 7, इक्विटी शेयर जब्ती खाता उधार 1000 गुणे 3 और इक्विटी शेयर पूंजी खाते का 1000 गुणे 10। और यही कंपनी अगर इसको प्रीमियम से पुनः प्रकाशित कर रही है, यानी 15 रुपये से पुनः प्रकाशित कर रही है, प्रीमियम से जरूरी नहीं कि प्रीमियम लिखा हो, बट्टा लिखा हो, 10 रुपये से कम है मतलब बट्टा और 10 रुपये से ज़्यादा है मतलब प्रीमियम, अगर मूल कीमत 10 है तो अगर प्रीमियम 15 रुपये से प्रकाशित कर रही है कंपनी, तो क्या लिखेंगे? बैंक खाता उधार 1000 गुणे 15, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का 1000 गुणे 10 और इक्विटी शेयर प्रीमियम खाते का 1000 गुणे 5। और तीसरा, इक्विटी शेयर जब्ती खाता उधार पूंजी अनामत खाते का। रोजनामचा नंबर 1 में कंपनी को जब्ती से जो लाभ हुआ होगा वो, माइनस रोजनामचा नंबर 2 में कंपनी को जो नुकसान हुआ होगा वो, घटाकर हमें लिख देना है। अगर मान लो कि रोजनामचा नंबर 2 में कोई नुकसान नहीं हुआ है, कंपनी ने प्रीमियम से पुनः प्रकाशित किया है, तो रोजनामचा नंबर 1 में जो रकम है वही रकम लिख देना है। तो 2 शर्त हो गए। और तीसरा भी एक शर्त और है कि अगर कंपनी ने दिया जा सके उतना अधिक से अधिक बट्टा देकर शेयर को पुनः प्रकाशित किया होगा, जब्त किए गए शेयर को पुनः प्रकाशित किया होगा, किससे? दिया जा सके उतना अधिक से अधिक बट्टा देकर, तब आपको तीसरा रोजनामचा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तब दूसरे रोजनामचा के जब्ती की रकम पहले रोजनामचा के जब्ती की जितनी ही होगी और तीसरा रोजनामचा तब आपको लिखना नहीं है, क्योंकि दोनों का अमाउंट क्या होगा? सेम होगा। तो ये हो गया रिवीजन एक तरह से रोजनामचा का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। शॉर्ट क्वेश्चन मतलब शॉर्ट क्वेश्चन कहने का मतलब 8 नंबर के क्वेश्चन में ही 2 क्वेश्चन रहेंगे छोटे छोटे, बराबर, जो 4-4 मार्क्स कवर करेंगे, तो कुल मिलाकर मार्क्स तो 8 ही होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन क्वेश्चनों की अच्छी बात यह है कि आप सिर्फ 6 रोजनामचा लिखकर, पहले वाले प्रश्न में 3 और दूसरे वाले प्रश्न में 3, 8 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, थोड़ी कठिन सी बात यह है कि ये तीनों के तीनों या 6 के 6 जो रोजनामचा है वो जब्ती से जुड़ा हुआ होगा,
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 60, कोशिश करूंगा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे। निम्नलिखित विवरणों पर से कंपनी की बही में शेयर जब्ती की तथा जब्त हुए शेयर को पुनः प्रकाशित करने की प्रविष्टि लिखिए। तो 12वें का पहला जब्त करने का लिखना है, जब्ती का लिखना है और पुनः प्रकाशित करने का लिखना है। ठीक है। पहला है 10 रुपए का एक ऐसा 800 इक्विटी शेयर धारण करने वाले एक शेयर धारक ने आवंटन के प्रति शेयर 4 तथा मांग के प्रति शेयर 3 नहीं चुकाने पर कंपनी ने उसके शेयर जब्त किए। शेयर धारक ने आवेदन के समय प्रति शेयर 3 भरे थे। खैर वो तो नहीं भी लिखा होता तो भी हम समझ जाते कि अगर आवंटन और मांग का 4 और 3 7 रुपया नहीं भरा है, मतलब आवेदन का तो भरा होगा 3 रुपया। आवेदन तो ऐसे भी सब भरते ही है, लेकिन लिखा है तो और अच्छी बात है। जब्त हुए शेयर प्रति शेयर 8 की दर से पुनः प्रकाशित किए गए। तो मैंने जो आपको रोजनामचा सिखाया हुआ है उसमें शर्त नंबर 1 के अनुसार जो रोजनामचा है वही हमें यहाँ पे लिखना है। तो पहला, इक्विटी शेयर पूंजी खाता उधार, इक्विटी शेयर पूंजी खाता उधार, जब्त किया गया शेयर गुणे मूल कीमत। तो जब्त किया गया शेयर कितना है? तो जब्त किया गया शेयर है 800 और मूल कीमत है 10। तो 800 गुणे 10 8000। फिर उसके बाद इक्विटी शेयर जब्ती खाते का, ये आप डिफरेंस से भी निकाल सकते हो और जब एक ही शेयर धारक हो या शेयर आवेदक हो तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि भाई इसके 800 शेयर है और इसने क्या भरा है? तो आवेदन भरा है 3 रुपया, तो 800 गुणे 3, यानी अभी से आप जान सकते हो कि ये रकम कितना आने वाला है 2400। नॉर्मली मैंने आपको डिफरेंस से करने का सिखाया है, लेकिन आप ऐसे भी जान सकते हो शेयर धारक ने जितना पैसा भर दिया होगा वही जब्ती की रकम कहलाती है। तो उसके 800 शेयर पे उसने आवंटन और मांग नहीं भरा है, और भरा क्या है? तो आवेदन भरा है 3 रुपया, तो 800 गुणे 3 2400 आएगा। और क्या क्या नहीं भरा है? तो अप्राप्त आवंटन और अप्राप्त मांग, जिसको आप इक्विटी शेयर आवंटन और इक्विटी शेयर मांग भी लिख सकते हो, लेकिन मैं अप्राप्त ही लिख रहा हूं। अप्राप्त आवंटन खाते का और अप्राप्त मांग खाते का। तो आवंटन का कितना रुपया नहीं भरा है? उसने 4 रुपया। उसके शेयर की संख्या कितनी है? 800। तो अप्राप्त आवंटन का 800 गुणे 4 और अप्राप्त मांग का 800 गुणे 3। तो 800 गुणे 4 करेंगे तो अप्राप्त आवंटन का 3200 और अप्राप्त मांग का 2400। 8000 में से 3200 और 2400 को घटाएंगे तो डिफरेंस से भी आपको कितना मिल जाएगा? यहाँ पे 2400 मिल जाएगा, जो मैंने आपको डायरेक्ट निकालने का भी तरीका बताया था। चलिए, ये हो गया पहला रोजनामचा। दूसरा किस बात का होता है? पुनः प्रकाशित करने का। तो कितने रुपए से पुनः प्रकाशित किए? तो 8 रुपए से। मूल कीमत है 10 और हमने 8 रुपए से पुनः प्रकाशित किया है, इसका मतलब हमने बट्टा से पुनः प्रकाशित किया। और जब बट्टा से पुनः प्रकाशित करेंगे तब रोजनामचा क्या होता है? बैंक खाता उधार, इक्विटी शेयर जब्ती खाता उधार और इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। तो चलिए लिख देते हैं, बैंक खाता उधार 800 गुणे 8 6400। इक्विटी शेयर जब्ती खाता उधार, इक्विटी शेयर जब्ती खाते उधार कितने रुपए का नुकसान हुआ? तो 10 रुपए का है और हमने 8 रुपए में पुनः प्रकाशित किया, मतलब 2 रुपए का नुकसान हुआ है। तो 800 गुणे 2 1600। और इक्विटी शेयर पूंजी खाते का, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का 800 गुणे 10 8000। ओके, 800 गुणे 10, ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं है कंपलसरी, लेकिन फिर भी आप अगर लिखेंगे तो अच्छा है समझने के लिए। तीसरा, जब्ती का खाता बंद करके पूंजी अनामत खाते ले जाने पर। तो रोजनामचा तो हमेशा एक जैसा ही होता है इसका, तीसरा वाला। इक्विटी शेयर जब्ती खाता उधार, इक्विटी शेयर जब्ती खाते उधार पूंजी अनामत खाते का कितना लिखवाया था आपको? नंबर 1 माइनस नंबर 2। नंबर 1 में जब्ती से फायदा कितना हुआ है? 2400 का, और नंबर 2 में जब्ती से नुकसान कितना हुआ है? 1600 का। तो कोष्टक में लिख दे रहा हूँ 2400 माइनस 1600 800। तो ये आपका फाइनल आंसर है 800। तो 4 नंबर के लिए खराब नहीं है दोस्तों,
बस काम है कि आपको इसका बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इसका रिवीजन कीजिए तो ईजी ही लगेगा। दूसरा सवाल भी सेम टू सेम इसकी तरह ही है, बस दूसरे में फ़र्क इतना है कि हमने जब्त किया है 600 शेयर और पुनः प्रकाशित किया है 400 शेयर, तो एक छोटा सा कैलकुलेशन अलग से आपको करना पड़ेगा। तो दूसरा सवाल देखिए, आरके कंपनी लिमिटेड ने सुनील के प्रत्येक ₹10 का एक ऐसा 600 शेयर जब्त किए। सुनील ने शेयर आवेदन तथा आवंटन पेटे प्रति शेयर 5 भरे थे, ₹5 भरा हुआ है उसने, यानी कंपनी को कितना फायदा हुआ होगा जब्ती से? 600 गुणे 5, 3000 रुपये का फायदा हुआ होगा। जबकि प्रथम मांग और दूसरे मांग का क्रमशः, यानी प्रथम मांग और अंतिम मांग, दूसरा मांग मतलब वही हुआ अंतिम मांग के क्रमशः प्रति शेयर 3 और 2 नहीं भरे थे। उसमें से 400 शेयर प्रति शेयर 6 के भाव से मित्तल को पुनः बेचे। तो किसको बेचे उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना है आपको कि 600 शेयर में से 400 शेयर को ही पुनः प्रकाशित किया है 6 रुपये के हिसाब से, पूरे के पूरे 600 शेयर को पुनः प्रकाशित नहीं किया है। इतना ही फर्क है इस सवाल और इस सवाल में। तो चलिए दूसरे के लिए हम लिखने जा रहे हैं पहला रोजनामचा। वही जब्त करते समय इक्विटी शेयर पूंजी खाता उधार, जब्त किया गया शेयर गुणे मूल कीमत। तो जब्त किया गया शेयर है 600 गुणे मूल कीमत है 10, 600 गुणे 10 कितना होगा? 6000। इक्विटी शेयर जब्ती खाते का हम डिफरेंस से निकालते हैं, लेकिन चाहेंगे तो पहले से भी निकाल सकते हैं। कैसे? तो उसने आवेदन और आवंटन का मिलाकर ₹5 भरा हुआ है, तो 600 गुणे 5 करोगे तो इक्विटी शेयर जब्ती खाते का कितना आ जाएगा? 3000। यानी पहले से भी आप जान सकते हो कि कितना आंसर आने वाला है, 3000। और क्या क्या नहीं भरा है उसने? तो अप्राप्त प्रथम मांग, अप्राप्त प्रथम मांग खाते का, जिसको आप इक्विटी शेयर प्रथम मांग खाते का भी लिख सकते हो, अप्राप्त अंतिम मांग खाते, ये नहीं भरने के कारण कंपनी ने उसके शेयर जब्त किए। तो कितना कितना है? तो अप्राप्त प्रथम मांग का 600 उसके शेयर की संख्या, और अप्राप्त प्रथम मांग का ₹3 और अंतिम मांग का ₹2 है। तो 600 गुणे 3 और 600 गुणे 2, 600 गुणे 3 करेंगे तो 1800 और 600 गुणे 2 करेंगे तो 1200। 6000 में से 1800 और 1200 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3000। ओके, ये हो गया। उसके बाद क्या किया है हमने? तो उसमें से 400 शेयर 6 के भाव से हमने पुनः प्रकाशित किए। 400 शेयर तो पुनः प्रकाशित करते समय भी रोजनामचा लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब्ती का भी रोजनामचा वैसे ही होगा, लेकिन जब्ती की रकम जो हम पूंजी अनामत खाते ले जाते हैं उसके लिए एक छोटा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। दूसरा रोजनामचा बैंक खाता उधार, लेकिन कितने शेयरों को हमने पुनः प्रकाशित किया है? 400 शेयरों को। तो बैंक खाता उधार 400 गुणे 6 रुपये के हिसाब से 2400, 400 शेयरों को हमने पुनः प्रकाशित किया है कितने रुपए के भाव से? 6 के भाव से। इक्विटी शेयर जब्ती खाता उधार, इक्विटी शेयर जब्ती खाता उधार कितने रुपए का नुकसान हुआ? तो मूल कीमत 10 है और हमने 6 रुपये से पुनः प्रकाशित किया, मतलब 4 रुपये का नुकसान हुआ। 400 गुणे 4 1600। और इक्विटी शेयर पूंजी खाते का 400 गुणे 10 4000। तीसरा रोजनामचा जो कॉमन ही रहता है, फिक्स रहता है, एक तरह से क्या रहता है? तो इक्विटी शेयर जब्ती खाता उधार पूंजी अनामत खाते का। ऐसे नॉर्मली मैंने आपको क्या लिखवाया है? 1 नंबर माइनस 2 नंबर, यानी 1 नंबर में जब्ती से जितना लाभ हुआ होगा वो, माइनस 2 नंबर में जब्ती से जितना नुकसान हुआ होगा वो। तो 1 नंबर में जब्ती से लाभ हुआ है 3000 और 2 नंबर में नुकसान हुआ है 1600, तो आंसर 1400 नहीं आएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि आज हमने जब्त कितना शेयर किया है? 600। तो ये जो 3000 का फायदा दिखाई दे रहा है वो कितने शेयर पर दिखाई दे रहा है? 600 शेयर पर। लेकिन उसमें से हमने 400 शेयर को ही पुनः प्रकाशित किया है, यानी ये जो 1600 का नुकसान दिखाई दे रहा है वो 400 शेयर पे ही दिखाई दे रहा है। 200 शेयर तो जब्त किए हुए अभी भी कंपनी के पास पड़े हुए हैं। अब कंपनी भविष्य में उसे कैसे प्रकाशित करेगी ये तो हमें मालूम नहीं है, कि कंपनी प्रीमियम से करेगी, कि 6 रुपये से ही करेगी, कि 7 से करेगी, कि 5.5 से करेगी, वो हमें पहले से पता नहीं है। तो कैलकुलेशन क्या करना पड़ेगा? तो 400 शेयर पे आपको 1600 रुपये नुकसान पता है, लेकिन 400 शेयर पे लाभ कितना होगा वो नहीं पता है। तो लाभ कितने शेयर पे पता है आपको? 600 शेयर पर पता है। तो उसकी सहायता से हम 400 शेयर पे लाभ कितना होगा ये हमें पता कर लेना होगा। तो हम ऐसे लिखेंगे पद कि भाई 600 शेयर पर जब्ती से लाभ, 600 शेयर पर जब्ती से लाभ कितना है? 600 शेयर पर जब्ती से लाभ 3000,
600 शेयर पर जब्ती से लाभ कितना है 3000। तो 400 शेयर पर जो आपने पुनः प्रकाशित किया है उसकी बात कर लेते हैं। तो उसी में से हमने 400 शेयर को पुनः प्रकाशित किया है, उस पर जब्ती से लाभ कितना पद रखा हमने भाई। 600 शेयर पर जब्ती से लाभ 3000, तो 400 शेयर पर जब्ती से लाभ कितना, तो क्रॉस गुना करेंगे तो 3000 गुणे 400 बटे में 600, तो इसको जब हल करोगे तो 2000 आएगा। कितना रुपए का लाभ होगा 2000 का, जो आप मौखिक भी कर सकते थे। 5 रुपया आवेदन आवंटन का था, 400 शेयर थे, 400 गुने 5 करते 2000 मिल ही जाता, लेकिन नॉर्मली मैंने आपको ऐसे करवा दिया। चलिए, तो 2000 रुपये क्या होगा 400 शेयर पे जब्ती से लाभ 2000 रुपये, और उसी 400 शेयर पर जिस पे 2000 लाभ हुआ है उसी 400 शेयर पे नुकसान कितना हुआ है पुनः प्रकाशित करने पर 1600 रुपये का नुकसान हुआ है। कितने का नुकसान हुआ है 1600 का। तो 2000 में से 1600 घटाएंगे तो कितना आएगा 400 400 400 400। तो इस सवाल और इस सवाल में क्या अंतर था, तो बस ये जो छोटा सा कैलकुलेशन किया है इतने का अंतर था। अंतर क्या था कि हमने जब्त किया था 600 शेयर लेकिन पुनः प्रकाशित किया था 400 शेयर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा कि भाई 600 शेयर पर जब्ती से लाभ 3000, तो 400 शेयर पर जब्ती से लाभ कितना, क्योंकि हमें 400 का नुकसान पता है लेकिन 400 का लाभ नहीं पता है। अब ऐसा भी मत कर लेना कि 400 पे नुकसान 1600 तो 600 पे नुकसान कितना, नहीं, क्योंकि 400 का जो नुकसान है वो 600 पे भी वही नुकसान हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लाभ फिक्स है कि भाई 600 पे लाभ हुआ तो 400 उसी में से 400 प्रकाशित किए हैं तो 400 पे उतना ही लाभ हुआ होगा, लेकिन नुकसान का फिक्स थोड़ी है कि भविष्य में कंपनी 6 रुपये से ही पुनः प्रकाशित करेगी। 6 रुपये से करना होता तो अभी कर देती, भविष्य में 7 रुपये से भी कर सकती है, 5 रुपये से भी कर सकती है। इसलिए हमें 400 शेयर पे लाभ प्राप्त करना है, वो ध्यान रखना आप। तीसरा वो सेम टू सेम पहले की तरह ही हो जाएगा। देखिए 10 रुपये का एक ऐसा 3000 इक्विटी शेयर धारण करने वाले एक शेयर धारक ने आवेदन के समय प्रति शेयर 13 10 रुपये प्रीमियम के साथ और आवंटन के समय प्रति शेयर 13 10 रुपये प्रीमियम के साथ चुकाए थे। तो प्रीमियम होने के बावजूद भी शर्त नंबर 1 ही लागू होगा, क्योंकि आवेदन में भी प्रीमियम है और आवंटन में भी प्रीमियम है, लेकिन क्या लिखा है कि उसने चुका दिया था। आवेदन भी भर दिया है और आवंटन भी भर दिया है, और आवेदन आवंटन भर दिया है इसका मतलब प्रीमियम भी भर दिया है। तो शर्त नंबर 1 में क्या बताया था कि जब मूल कीमत से प्रकाशित किया होगा या प्रीमियम से भी प्रकाशित किया हो और प्रीमियम की संपूर्ण रकम मिल गई हो, तो मिल ही गया है, क्योंकि प्रीमियम कहाँ कहाँ है, आवेदन में है और आवंटन में है, जो उसने चुका दिया है। आगे क्या लिखा हुआ है, जबकि मांग के प्रति शेयर 4 न चुकाने से कंपनी ने उसके शेयर जब्त किए और जब्त किए गए शेयर को प्रति शेयर 7 रुपये की दर से पुनः प्रकाशित किए। तो उसका क्या नहीं भरा है, उसने मांग नहीं भरा है सिर्फ। तो तीसरे का पहला, जब्त करते समय इक्विटी शेयर पूंजी खाता उधार, जब्त किया गया शेयर गुणे मूल कीमत। तो जब्त किया गया शेयर है 3000 और मूल कीमत है 10, तो 3000 गुणे 10 30,000। इक्विटी शेयर जब्ती खाते का ये हमें डिफरेंस से मिल जाएगा, और अप्राप्त सिर्फ मांग है, सिर्फ उसने मांग का ही नहीं भरा है, तो अप्राप्त मांग खाते का या अंतिम मांग खाते का कितना नहीं भरा है उसने, तो अपने 3000 शेयर पर मांग का 4 रुपया नहीं भरा है, तो 3000 गुणे 4 12000 उसने नहीं भरा है। मतलब कितना रुपया भरा होगा उसने, 18000 भरा होगा, जो कंपनी को क्या हुआ होगा, फायदा हुआ होगा। अब कंपनी ने क्या किया है, 3000 शेयर को पुनः प्रकाशित किया है कितने रुपए से, 7 रुपये से। जैसे इसमें किया था 8 रुपये से, इसमें किया था 6 रुपये से, वैसे इसमें कितने से किया है, 7 रुपये से। पुनः प्रकाशित 7 रुपये से किया, कितने शेयर को, तो कुछ नहीं लिखा है, मतलब पूरे के पूरे 3000 शेयर को। तो और आसान है, बैंक खाता उधार 3000 गुणे 7 21,000। इक्विटी शेयर जब्ती खाता उधार 3000 गुणे 3 9,000, और इक्विटी शेयर पूंजी खाते का 3000 गुणे 10 30,000, या इन दोनों को जोड़ देंगे तो भी हो जाएगा। तीसरा, जब्ती की रकम पूंजी अनामत खाते ले जाने पर, तो वो रोज नामजा तो फिक्स ही है। इक्विटी शेयर जब्ती खाता उधार पूंजी अनामत खाते का, जब्ती से लाभ कितना है 18,000 माइनस दूसरे रोजनामचा में जब्ती से नुकसान कितना है 9,000,
18,000 में से 9,000 घटाएंगे तो 9,000 9,000। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। जब्ती से जुड़ा हुआ रोजनामचा भी दोस्तों इतना कठिन नहीं है, बस आपको जब्ती से जुड़े हुए रोजनामचा को याद रखना है और उसकी जो 3-4 शर्त है उन शर्तों को अच्छी तरह से याद रखना है। जो मैंने आपको अलग से सिखाया हुआ है, उसका अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जब्ती से संबंधित रोजनामचा और उसकी शर्तें, उसको आपको अच्छी तरह से उस वीडियो को देख लेना है और फिर आप ये सवाल करेंगे तो आपको ये सवाल आसान लगेगा। चलिए, इस वीडियो में हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है। अब अगले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन है, उसका भी हल करवाऊंगा। तब शायद आपको जब्ती से जुड़ा हुआ जो पॉइंट है, टॉपिक है, वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।